नमस्कार। रात के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसकी जानकारी लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। कल शाम देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल सकते हैं, सबके जेहन में यही सवाल है। सबसे बड़ा सवाल, क्या कोरोना को लेकर बढ़ते जो आंकड़े हैं उसके मद्देनजर अनलॉक 2 और नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, लेकिन पीएम की बातों का ज्यादा असर होता है क्या? इसके मद्देनजर वो देश के नाम संबोधन में इस बात पर जोर दे सकते हैं। और यहां पर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन कब कब हुआ है। 19 मार्च को उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। 24 मार्च को सामने आए तो लॉकडाउन 1 का ऐलान उनकी ओर से किया गया था, जो सबसे बड़ी खबर थी। 3 अप्रैल को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में दीप जलाए गए। 14 अप्रैल लॉकडाउन 2 की घोषणा उनकी ओर से की गई और 7 मई को 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई। आत्मनिर्भर भारत की बात हुई कि हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। तो राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कब कब संबोधन रहा है, खासतौर से कोरोना के काल में जब जब राष्ट्र को जरूरत पड़ी तब तब प्रधानमंत्री मोदी ने आकर किस तरह से बागडोर संभालते हुए जनता को मोटिवेट करने की कोशिश की है। दरअसल इन तारीखों के जरिए आप इस बात को समझिए कि ये ऐसा दौर है हिंदुस्तान के लिए जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले, हालांकि ठीक होने वाले लोगों की भी बड़ी तादाद है। वहीं एलएसी पर चीन के साथ तनातनी बनी हुई है। दूसरी तरफ अनलॉक 2 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इन सब के बीच आज की बड़ी खबर यह भी रही है, कोरोना वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम। भारत बायोटेक को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत भी मिल चुकी है। 2 चरणों में ट्रायल होगा। इन तमाम बातों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल सकते हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना ओम कश्यप हमारे साथ मौजूद है, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अंजना, आपका ही रुख करते हुए, सबके जहन में यही सवाल है, कल शाम 4 बजे पीएम जब देश के सामने आएंगे तो संबोधन में 2 बड़ी बातें क्या हो सकती हैं? अंजना, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। और जो बातचीत हमारी पहले भी हो रही थी, देखिए 2 मुख्य बिंदु हैं जिस पर आप भी लगातार बता रही हैं कि या तो अनलॉक 2 जिसमें 30 जून एक तारीख है, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी, लेकिन गाइडलाइंस पहले ही आ गई हैं। क्या पीएम कुछ ऐसे संकेत दे सकते हैं कि आने वाले वक्त में देशवासियों को किन बातों का ख्याल रखना है? एक सबसे बड़ी जो गुंजाइश दिखाई देती है वो इस बात की। लेकिन दूसरी तरफ याद रखिए, अगर प्रधानमंत्री चीन को लेकर कुछ कहते भी हैं तो बहुत ही संवेदनशील तरीके से बात सामने आएगी, क्योंकि कल कोर कमांडर्स की बातचीत चल रही है। तीसरे दौर की बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच में, कोर कमांडर्स की। कैसे सरहद पर परिस्थितियों को नियंत्रण में किया जा सके और वो जो बिल्डअप चीन का है उसको वो पीछे ले जाएगा। इस पर चर्चा पिछली बार भी हुई थी, अब नए सिरे से होगी, क्योंकि अभी तक बात बनी नहीं है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री अगर भारत चीन के मुद्दे पर कुछ कहते हैं तो ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आज का दिन भी उतना ही ऐतिहासिक है जब पहली बार भारत ने पॉइंटेड तरीके से, टारगेटेड तरीके से इस तरह से 59 चीनी ऐप्स को अपने मुल्क में बैन किया है। देखिए, इसको अगर आप अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी देखें तो बहुत सारी ऐसी अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो हिंदुस्तान की जनसंख्या, हिंदुस्तान के बाजार पर नजर गड़ाए और वो कामयाब भी रही हैं, जिसमें नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारी अमेरिकी ऐसे ऐप हैं। लेकिन उनके सिर दर्द इस वक्त बना हुआ था टिकटॉक से लेकर ऐसे तमाम चीनी ऐप्स जो लगातार भारत के बाजार पर कब्जा कर रहे थे। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो कई सारे मिलियन टिकटॉक के एक्टिव यूजर्स इंडिया में थे जब ये खबर आई। तो आप सोचिए कि इसका क्या महत्व है। प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला जब सरकार ने लिया है, जिसमें वो 59 चीनी ऐप्स जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान में हो गए थे उनको बैन कर रही है, तो एक बड़ा कदम पहले उठा लिया गया है। क्या इस बैकग्राउंड पर अब कल पीएम भारत और चीन के मुद्दे को लेकर थोड़े और आक्रामक अंदाज में बोल सकते हैं? थोड़ा सा इसको आपको वे करना पड़ेगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि कल कोर कमांडर्स की बातचीत भी एक तरफ चल रही होगी। तो परिस्थितियों को नियंत्रण में रखते हुए जब देश का मुखिया ऐसे नाजुक वक्त पर बोलेगा तो वो भी अपने तरीके से बात को बैलेंस करके ही सामने रखेंगे, जिस तरह की उम्मीद आप लगा सकती हैं या फिर जिसकी उम्मीद पूरा देश लगाए बैठेगा। लेकिन इतना जरूर है चित्रा कि प्रधानमंत्री जब जब देश के सामने आए
आए हैं इससे पहले भी, जिसका जिक्र होता था कि 8 बजे जब पीएम बोलने वाले हैं तो सबकी नजरें बिल्कुल टकटकी लगाए लोग बैठे रहते थे। और उसके बाद भी हमने देखा कि चाहे वो कोरोना के समय में लॉकडाउन का ऐलान हो या फिर उसके बाद भी जब जब पीएम के देश के नाम संबोधन की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि किसी बड़े फैसले के साथ अब मैं इसी के साथ अगला सवाल भी अंजना जल्दी से आपसे ले लेती हूँ। आशुतोष भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ चुके हैं। चूंकि ज्यादातर अब तक का जो संबोधन प्रधानमंत्री का रहा है वो रात के 8 बजे रहा है, ये जो 4 बजे शिफ्ट हुआ है इसमें भी कुछ देखा जाए क्या? ये अंजना, बिल्कुल, अगर ये सवाल मेरे लिए था, मुझे लगा आपने आशुतोष जी से पूछा है, क्योंकि पीएम ने पिछले दिनों अपना ये टाइम वाला मामला जरा बदला था चित्रा। उसके बाद भी उन्होंने सुबह का वक्त एक बार चुना था अपनी बात को कहने के लिए। तो ये टाइम थोड़ा सा शिफ्ट ऊपर नीचे किया है उन्होंने पिछले कुछ बारी में। 8 पीएम का एक अलग सिग्निफिकेंस है, क्योंकि नोटबंदी से लेकर तमाम ऐसे फैसले थे जिसको उन्होंने 8 बजे बताया, तो उसका बड़ा सिग्निफिकेंस हो गया था कि 8 पीएम मतलब 8 बजे प्राइम मिनिस्टर बोलने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कल के मामले को बड़े गंभीरता से सबकी नजर रहेगी, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर आप न्यूज में लोगों के इंटरेस्ट के नजरिए से देखें तो जबरदस्त लोगों में इस वक्त एक हलचल है, एक बेचैनी है कि भारत चीन को लेकर रिश्ते में क्या चल रहा है। सभी लोग ये देख रहे हैं कि लगातार मैप्स के जरिए ये समझ में आ रहा है कि अपने हिस्से में चीन ने जो एलएसी के अपने हिस्से में बिल्डअप किया हुआ है उसको वो जरा भी खींचने को पीछे तैयार नहीं है। कुछ इसी तरह से जैसे आपके घर के जस्ट बाहर अगर कोई अपना बिल्डअप कर ले तो आपके लिए वहां पर पेट्रोलिंग से लेकर आना जाना में मुश्किलें हो सकती हैं। तो ये एक परिस्थिति है जिस पर सबकी नजर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ अनलॉक 2 का भी मामला है, तो अभी भी तराजू में दोनों मामले उतने ही महत्वपूर्ण दिखते हैं, लेकिन चीन को लेकर अभी पूरे देश की दिलचस्पी है कि प्रधानमंत्री क्या उस पर कुछ बोलेंगे। और खास तौर पर बैकग्राउंड आज का, जब इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का लिया गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी सवाल के साथ हिमांशु मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से उसके पहले आशुतोष आपकी टिप्पणी, पीएम मोदी का शाम 4 बजे होने वाले संबोधन में क्या बातें हो सकती हैं, क्या अंदाजा लगा सकते हैं? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है कि प्रधानमंत्री आखिर में बोलेंगे क्या, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीन के संदर्भ में ही बातचीत करेंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर देश के अंदर एक तरीके की सहमति है और उसमें पिछले 3 महीने से लगभग अगर मैं जोड़ूं तो करीब 93-94 दिनों से एक सहमति देश के अंदर बनी हुई कि कैसे लॉकडाउन करना है, कैसे अनलॉक करना है, क्या क्या गाइडलाइन, सारी चीजें हैं। तो देश में एक सहमति है, लेकिन जिस एक चीज पर सबको इस बात का इंतजार है कि आखिर चीन के मसले पर देश के प्रधानमंत्री बोलते क्या है। और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से 59 चीनी ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया, पहली बार मुझे लगता है कि देश की सरकार ने यह चीन को संदेश देने की कोशिश की है कि भारत एक ऐतिहासिक मुल्क है, एक सांस्कृतिक देश है और उतना ही बड़ा मुल्क है जितना चीन है। तो आप चीन को, भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश मत करिए। भारत नेपाल नहीं, भारत भूटान नहीं, भारत जो है वो कोई बांग्लादेश नहीं है, भारत एक बहुत ही ऐतिहासिक देश है। तो अगर आप उसके साथ अगर बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे तो भारत उसका जवाब देना आता है। अब ये एक अलग तरीके का सवाल हो सकता है कि 59 ऐप का चीन पे क्या असर होने वाला है, लेकिन डिप्लोमेसी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो आप संदेश देते हैं। और मुझे लगता है कि चीन को ये संदेश देना बहुत जरूरी था कि आपका बिजनेस अगर हमारे यहाँ है तो वो ऐसे ही नहीं है। 137 करोड़ का बाजार आसान नहीं होता है। अगर आप 137 करोड़ के बाजार की चिंता है तो कृपया करके ये जो आपने मिलिट्री तरीके से और जो सैनिक तरीके से भारत को डराने की धमकाने की कोशिश करें, आप उससे बाज आइए। ये महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। हिमांशु आपके पास में आऊंगी, लेकिन राष्ट्र के नाम पीएम के संबोधन में अब तक की बड़ी बातें क्या रही हैं, एक बार फिर से मैं चाहूंगी फुल स्क्रीन हमारे दर्शक देख लें कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आते हैं, 19 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, 24 मार्च को लॉकडाउन 1 का ऐलान किया, 3 अप्रैल को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में बाकायदा दीप जलाने का ऐलान, 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2 की घोषणा और 12 मई को 20 लाख करोड़ की घोषणा आत्मनिर्भर भारत, जिसके बाद वित्त मंत्री तकरीबन हर रोज सामने आकर वो बताती थी कि किस सेक्टर को कितने पैसे इस 20 लाख करोड़ में से दिए जा रहे हैं ताकि एक बूस्टअप और आत्मनिर्भरता की ओर हिंदुस्तान की मजबूती से कदम आगे बढ़ सकें। लेकिन हिमांशु में आप सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि चीन को लेकर ही मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा सवाल है और आशुतोष ने भी कहा कि कम से कम कोरोना के मामले में एक आम सहमति है, सरकारें भी अपने लिहाज से कामकाज कर रही हैं, लेकिन चीन के मुद्दे पर अगर 2 बड़े बयानों की मैं बात करूं विपक्षी दलों में भी, देखिए चीन के मामले में अगर कांग्रेस पार्टी या 1-2 और दूसरी विपक्षी पार्टियों को मैं छोड़ दूं तो एक आम सहमति और भारत सरकार के साथ खड़े होने
होने की दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आ रही है। चाहे मैं बात करूं आज ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम ने कहा कि जब भी देश की बात हो तो हमें देश की सरकार के साथ ही खड़ा होना चाहिए। आज की उनकी ये बात, शरद पवार जब कहते हैं 1962 हमें याद रखना होगा, और मौजूदा दौर में जो सरकार कहती है उनका एनसीपी का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया था। इसके अलावा मायावती देश हित के मुद्दे पर बार बार वो कहते हैं कि हम तो सरकार के साथ ही हैं। तो एक तरह से विपक्ष की आवाज भी सरकार के साथ खड़ी हो रही है, कांग्रेस को अगर इसमें से थोड़ा हम अलग कर दे तो कुल मिलाकर चीन के साथ मजबूती से बढ़ते हुए कदम, और इसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता है कल प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन में। हिमांशु, देखिए बिल्कुल हिमांशु तक मेरी ये आवाज नहीं पहुंच पाई है। अगर ये सवाल अंजना आप तक पहुंच पाई हो तो इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। बिल्कुल, ये देखिए आपने एक एक करके तमाम पार्टियों का रुख साफ कर दिया है चीन को लेकर, और आपने खास तौर पर शरद पवार का जिक्र किया। शरद पवार जब जब ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे आए हैं, इससे पहले राफेल डील भी अगर आपको याद हो तो लगभग खरीदारी पर उन्होंने जब ये कह दिया था कि तकनीकियों पर विपक्ष को सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, तो उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दे दिया था पूरे मामले में सरकार को, और इस बार भी उन्होंने यही किया है। तो ऐसे मुद्दे पर वो कांग्रेस जबकि बहुत आक्रामक हो रही हो तो उसका उलट जाकर वो कवच बन जाते हैं मोदी सरकार के। खैर, इसको जरा अलग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए अगर चीन के मुद्दे पर बोलते भी हैं तो बहुत ही संतुलित भाषा में एक संदेश होगा। देखिए चीन के इन एप्स को बैन करने से चीन इस पर बहुत प्रखर तरीके से अपनी नाराजगी भी जाहिर नहीं कर सकता। याद रखिए, चीन वो मुल्क है जहां पर कोई भी जो सिंपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी में, वो भी चीन में बैंड है, वहां अलाउड ही नहीं है। वो अपने इंडिजिनस ही सारे प्लेटफॉर्म्स वहां के नागरिकों को अलाउ करता है, तो इस पर वो नाराजगी भी जाहिर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके खुद के देश में ये नियम है कि दूसरे मुल्कों के ऐप्स वहां पर अलाउड नहीं है। एक दूसरी बात, प्रधानमंत्री खुलकर क्या ऐसे वक्त पर जब कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है और एक तरीका, एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, क्या खुलकर वो अग्रेशन दिखाएंगे? क्योंकि एक जो जाल देश के अंदर विपक्ष और सरकार के बीच में बन गई है, जिसमें प्रधानमंत्री पर बहुत जबरदस्त निजी तौर पर भी हमला राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे बचते हुए एक संदेश वो जरूर दे सकते हैं कि हिंदुस्तान का ये तरीका है, कैसे हमें और आत्मनिर्भर होना है, ये है सरकार का रोड मैप, आप भी सहयोग दीजिए, आप भी इसमें आगे आइए। ये एक आम लोगों के जरिए ही इस पूरे मूवमेंट को हम आगे ले जा सकते हैं, ये तमाम बातें वो कह सकते हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि खुलकर अगर कोई ये सोच रहा है कि प्रधानमंत्री चीन को लेकर बहुत ही आक्रामक अंदाज में अपनी बात कहेंगे, तो थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति इस वक्त सरहद पर बनी हुई है जहां पर सेना पूरी परिस्थिति को काबू में करने के लिए इस वक्त भी जद्दोजहद कर रही है। और 6 जून, 22 जून और एक बार फिर कल 30 जून को, जैसा मैंने आपको कहा था, एक बार फिर से कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। तो वो स्थिति और वो परिस्थिति देश के मुखिया की नजर में, उसके दिलो दिमाग पर रहेगी। उसके आगे वो चीन पर क्या कहते हैं, क्या विपक्ष को जवाब देते हैं, देश को एक संदेश देते हैं, ये दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण होगा। मैं चाहूंगी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जब देश के नाम अलग अलग संबोधन हुआ है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी कुछ सवाल जिसका जवाब मैं आशुतोष से पूछूंगी। 19 मार्च, आप देखिए 3 अप्रैल, 12 मई, 24 मार्च, 14 अप्रैल 2020 के ये तमाम वो दिन हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने आकर राष्ट्र के नाम संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया था। लेकिन आशुतोष, आपके पास आते हुए, एक तो जाहिर तौर पर अगर मन की बात की हम बात करें तो उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बातों के जरिए कल हम सब ने देखा था, जब चीन को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, बिहार की एक महिला का जिक्र करते हुए कि किस तरह से उनके जवान और अपने पोतों को भी वो सेना पर, सरहद पर भेजना चाहते हैं, इस तरह से हमारे जवान कैसे तैनात हैं, मुस्तैद हैं। लेकिन इसके अलग इतर अगर मैं अंजना के सवाल को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि कल ही कोर कमांडर बैठक भी शुरू हो जाएगी हिंदुस्तान की धरती पर, पहली बार ऐसा होगा जब कोर कमांडरों की बैठक होगी, इसके पहले 2 बार चीन की धरती पर हुई है। ये बैठक सुबह शुरू होगी, जो यकीनन शाम तक जारी रह सकती है। जैसा कि अब तक का इतिहास हमने देखा है, भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच जब बैठक होती है तो वो कई घंटों तक होती है। ऐसे में 4 बजे जब प्रधानमंत्री सामने आएंगे, हो सकता है कि उस दौरान भी बैठक चल रही हो। तो चीन के मुद्दे पर क्या खुलकर आपको लग रहा है, या बार बार विपक्ष जो कह रहा है कि आकर चीन का नाम क्यों नहीं लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी भी ये सवाल पूछते हैं कि वो बिना नाम लिए ही किस पर निशाना साध रहे हैं, तो आपको लग रहा है क्या कि नाम चीन का लिया जा सकता है? देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मानना है कि जब एक तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर के बीच मुलाकात और बातचीत हो रही है,
विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन के विदेश मंत्रालय के बीच बातचीत चल रही है। मुझे नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहेंगे जिससे बातचीत का जो ट्रेन है वो कहीं डिरेल होती हुई नजर आए। मेरा अपना मानना यह है कि देश के प्रधानमंत्री को इस वक्त देश को संबोधित करने की जरूरत है, क्योंकि तीन बड़ी क्राइसिस है। पहला क्राइसिस कोरोना को लेकर जो मेडिकल क्राइसिस है, दूसरा जो आर्थिक स्तर पर क्राइसिस है वो बहुत बड़ा संकट है, और तीसरा सीमा के ऊपर चीन का जो 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 आक्रामक रवैया ये, और ये तीनों क्राइसिस मुझे लगता है कि पिछले 25 सालों में पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक साथ भारत के ऊपर आई है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को देश को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार इस वक्त पूरी तरीके से जागरूक है और वो उनकी समस्याओं को समझती है। जहां तक चीन की बात है, मुझे लगता है कि आज जो 59 ऐप पर बैन लगाने का काम था वो अपने आप में पर्याप्त है चीन को संदेश देने के लिए। और अगर हम ये उम्मीद करें कि देश के प्रधानमंत्री को हमलावर रुख अख्तियार करेंगे, मुझे लगता नहीं है। कल मन की बात में जितनी बात उन्होंने कह दी है उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरा अपना अनुभव है विदेश नीति का और डिप्लोमेसी का, मेरा मानना। ठीक है आशुतोष, आपकी आवाज साफ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही थी, मैं दोबारा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन अंजना एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि जो टिकटॉक के कुछ वीडियोस हैं वो भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम प्ले कर रहे हैं, और टिकटॉक के जरिए एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की आबादी इससे जुड़ी हुई थी जो कि युवा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि युवाओं के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खटास, क्योंकि ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए बहुत कम वक्त में वो बहुत बड़ा नाम अलग अलग जगहों पर कमा ले रहे थे। तो जब यहां से वो कट ऑफ हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को मोटिवेट कर सकते हैं कि देखिए आप इस पर नहीं, लोकल के लिए वोकल हुई और एक नए सिरे से देश आगे बढ़े। युवाओं के मद्देनजर भी कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि अभी हम कयास ही लगा रहे हैं तो ये बात भी कही जा सकती है। क्योंकि आप देखिए जो चर्चा हालांकि आप पहले कर रही थी, आपको बता दूं मैं चित्रा, पिछली बार जब बातचीत हो रही थी चीन से कोर कमांडर लेवल की, 11 घंटे वो बातचीत चली थी, 11 आवर्स, 11 घंटे। इसका अर्थ ये है कि वो, अगर आप उस एक्सटेंशन को देखें तो बहुत आसानी से बातचीत खत्म नहीं होती है, तो वो कल भी दौर चल सकता है। ऐसे में वो लगभग वही वक्त होगा। इसीलिए कैसे हम, अगर चीन कोर इशू है उनके कल के बयान का, तो प्रधानमंत्री इस बात पर फोकस कर सकते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या हैं। देखिए हालिया दिनों में हमने देखा था कितने सारे लोग अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, वो वायरल होते थे और उसके जरिए आप कितने फॉलोअर्स और लाइक्स हैं और आप स्टार्स बन जा रहे थे, टिकटॉक स्टार्स जो तथाकथित बन रहे थे। और कई बार उसके कंटेंट को लेकर चर्चा भी हो रही थी, जिसमें धर्म के आधार पर लोगों में वैमनस्य पैदा करने के लिए उटपटांग बातें के वीडियो चल रहे थे। ये भी सरकार की तरफ से कहा गया। और अगर आप देखें आईटी मंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने साफ कहा है कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी, यानी हिंदुस्तान में जितने लोग यूज कर रहे थे उनके डेटा लीक होने की भी बहुत बड़ी आशंका थी, उसका खतरा था, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। तो इन बातों को लोग समझेंगे, लेकिन इसका बैकग्राउंड देते हुए प्रधानमंत्री विकल्पों की तरफ इशारा कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और भी क्रिएटिव तरीके से जो युवा अभी तक टिकटॉक में बड़े व्यस्त रहते थे अपने टिकटॉक वीडियोस बनाने में, उनके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या उसमें भी गो वोकल फॉर लोकल का फंडा वो अपनाते हैं या किसी नए मंत्र के साथ कल उतरते हैं, इसका सबको इंतजार रहेगा। और ये वाकई एक चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी भी जबकि चीन के खिलाफ इतना गुस्सा था लोगों में, अलग अलग शहर दर शहर तस्वीरें आती थी कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं, तब भी इतने सारे मिलियन एक्टिव यूजर्स थे टिकटॉक के देश में। कई लोगों ने उसके जो डाउनलोड्स थे उसको हटा भी दिया था, लेकिन बहुत सारे एक्टिव यूजर्स थे। तो ऐसे लोगों को भी शायद वो संबोधित करेंगे अपने ही इशारों में कि आपके लिए क्या विकल्प है और आपको क्या करना चाहिए। कैसे सरहद पर सिपाही अगर लड़ रहा है, सैनिक लड़ रहा है, तो आप अपने मोबाइल पर एक छोटा सा काम करके, एक छोटे से अपने आप को, जो आप कह सकते हैं आप की चाहत है कि आप टिकटॉक स्टार बने, उससे अगर आप अपने आप को बचा ले तो यही आपका योगदान रहेगा देश के लिए। तो इस तरह की बातें भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है अगर चीन फोकस होगा तो उसमें इंस्पिरेशनल, यानी कैसे प्रेरणा वो दे सके युवाओं को या एक संदेश दे सके, चीन को लेकर इसी बात पर फोकस होगा। इससे ज्यादा बहुत नहीं, क्योंकि परिस्थिति जो सरहद पर है उस पर भी नजर होगी पीएम की।
बिल्कुल, और जो बातचीत चल रही होगी उस पर भी, क्योंकि यकीनन जब भी कोर कमांडर स्तर की बातचीत होती है वो बहुत लंबी चलती है। लेकिन एक और सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज ही ये बड़ी खबर आई अंजना की कोरोना वैक्सीन तैयार करने की दिशा में हिंदुस्तान ने बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। भारत बायोटेक को ह्यूमन ट्रायल की बाकायदा इजाजत भी दी गई है, जिसका 2 चरणों में ट्रायल होगा। तो क्या इस तरह की कोई खुशखबरी भी देश के सामने रखी जा सकती है? बिल्कुल, और वो खुशखबरी अगर इसी से जुड़ी हुई है तो हम लोगों ने उसको आज तक पे ब्रेक किया था। ठीक 8:30 बजे के बुलेटिन में मैंने ही बताया था दर्शकों को कि कैसे भारत बायोटेक को ह्यूमन ट्रायल्स की इजाजत मिल गई है। मतलब देखिए, अगर इस तस्वीर में कोरोना के मद्देनजर देखें चित्रा, तो पूरे विश्व में एक रेस इस वक्त लगी हुई है तमाम मुल्कों में, जिसमें कभी अमेरिका आगे दिखता है, कभी जर्मनी, कभी ब्रिटेन, जहां ऑक्सफोर्ड में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं काफी पहले। फिर बीच में आज भी खबर आई कि चीन में भी काफी ट्रायल्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने भी ह्यूमन ट्रायल के स्टेज को इस वक्त हासिल कर लिया है। भारत बायोटेक को ये इसका परमिशन मिलना एक बहुत अच्छा संकेत है कि कैसे अगर हिंदुस्तानी ठान ले आपस में तो हम हर क्षेत्र में अपना एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप इन एप्स को ही देखें चित्रा, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंडिजिनसली बहुत अच्छे एप्स बना रहे हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं पहुंच पाती है जितनी ऐसे जो एप्स हैं वो कब्जा कर लेते हैं। हिंदुस्तानी हैं जो इन एप्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं अलग अलग मुल्कों में। अगर वो अपनी पूरी बुद्धि और अपना पूरा दिमाग, अपने हुनर का इस्तेमाल करके इस तरह के एप्स को हिंदुस्तान में बनाए तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे लगता है ऐसे तमाम बातों का कल जिक्र हो सकता है। और सरकार अगर मोटिवेट करे युवाओं को तो यकीनन उनके कदम इस दिशा की ओर बढ़ भी सकते हैं। जितने ऐप पर बैन लगाया गया है उससे कहीं ज्यादा बेहतर ऐप हिंदुस्तान के लोग ही बना सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये, भारत बायोटेक को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिल गई है, और क्या इस दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक और सवाल है वो ये कि इसके पहले के संबोधन में हम सब ने सुना था कि किस तरह से उन्होंने वैज्ञानिकों की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिंदुस्तान को आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाया, नर्सेस का मनोबल बढ़ाया, उसके बाद वैज्ञानिकों को भी वो कैसी इस दिशा में आगे बढ़े उसको लेकर भी उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई। तो क्या आपको लग रहा है कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश के तहत हिंदुस्तान ने अब तक क्या क्या किया है, इसकी भी बड़ी जानकारी कल दी जा सकती है पीएम की ओर से शाम 4 बजे? हाँ बिल्कुल, जब वो अनलॉक 2 की बात करेंगे तो जो हिंदुस्तान का पूरा ये सफर रहा है, लॉकडाउन जो 68 दिन का भारत ने अपनाया और उसके बाद से अनलॉक 1 और अनलॉक 2, हिंदुस्तान ने जो कदम और जिस तरीके से हमने कोरोना के खिलाफ जंग में, अगर अभी भी आप देखें तो चाहे 5-5.5 लाख के ऊपर केसेस चले गए हैं, लेकिन जो मौतें हिंदुस्तान में हुई हैं वो अन्य मुल्कों से आप देखेंगे कंपैरिजन में तो बहुत कम है। ये ऐसे संकेत है कि इस जंग में हमने जिस स्ट्रैटेजी को अपनाया वो काफी हद तक सफल हुआ। मुझे लगता है इन तमाम बातों का जिक्र हो सकता है। भारत बायोटेक अब ह्यूमन ट्रायल्स कर रहा है, उसका भी जिक्र हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी मुल्क हैं जहां पर ह्यूमन ट्रायल्स इस तरह के हो रहे हैं, उसका जो देश के लीडर हैं वो ज्यादातर ओपिनियन, क्योंकि रिसर्च और साइंस अपनी जगह पर चलता रहता है, जब तक उसका कोई पॉजिटिव फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है उस पर कुछ भी बोलना थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान की पूरी स्ट्रैटेजी जो रही कोविड-19 के खिलाफ, उसमें जिस तरह से हम देश में मौत के आंकड़े को नियंत्रित करने में कामयाब रहे, इसका जिक्र पीएम कर सकते हैं। और फिर अनलॉक 2 में हमें कैसे आगे बढ़ना है। और हमने आज 8 बजे के भी अपने कार्यक्रम में एक सर्वे दिखाया था जिसमें 111 डॉक्टर्स का जिक्र था। वो ज्यादातर यही मान रहे थे कि 3 महीने से पहले तो अभी बहुत ज्यादा छूट मिलना सही नहीं होगा इस लड़ाई में। इसीलिए मुझे लगता है उस थॉट प्रोसेस को पीएम आगे ले जा सकते हैं कि अनलॉक 1 में सब कुछ खुल जरूर रहा है, लेकिन आपको जरूरी काम करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो नियम है वो मानने हैं, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पीएम हर बार ये कहते रहे हैं कि लड़ाई लंबी है। बिल्कुल, आशुतोष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, लड़ाई ये लंबी है, यकीनन कोरोना के साथ ही जीना हमें सीखना होगा, लेकिन इन सब के बीच देश के 5 राज्य, जिसमें महाराष्ट्र को हम ले ले, राजधानी दिल्ली को ले ले, तमिलनाडु की ले ले, यहां पर लगातार आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं जो पूरे देश के लिए भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। अब कुछ जगहों पर लॉकडाउन का भी ऐलान आगे बढ़ा दिया गया है, तो इसके मद्देनजर भी क्या कोई बड़ी लकीर खींची जा सकती है पीएम की ओर से? आशुतोष, बहुत मुश्किल है कि दरअसल प्रधानमंत्री कहेंगे क्या, लेकिन मैं अंजना की इस राय से सहमत हूं कि कोरोना को लेकर हो सकता है प्रधानमंत्री अपनी कुछ बात कहें। देखिए, कोरोना की जो लड़ाई है, ये लड़ाई में कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम होगा संबोधन। अब इस देश के नाम संबोधन में क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर।